रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक्स, राइट, क्योंकि क्या होता है ना अभी के टाइम में कि यूपीएससी कभी कभी सरप्राइज देता है। आप सोचेंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट नो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा सतीश चंद्र की मिडिवल हिस्ट्री। ये मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। ये जो एनसीईआरटी किताब है, इससे आपके क्वेश्चन आने पक्के हैं, एटलीस्ट 3 to 4। तो अगर आप इस बुक को एनसीईआरटी में, तो ऑल्दो आपको सारे बुक्स का रिवीजन करना है, परंतु अगर आप इस बुक को एग्जाम के पहले भी 1-2 बार पढ़ लेते हैं, कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं, देन बी श्योर कि आपके 3-4 क्वेश्चन सही होने ही होने हैं। और इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड बुक्स। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम जैसे स्टैंडर्ड बुक्स को आपको इन कुछ डेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है। डोंट गो फॉर कवर टू कवर रीड। जो पार्लियामेंट चैप्टर हो गया लक्ष्मीकांत में, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर हो गया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चैप्टर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसका आपको इन कुछ डेज में रिविजन करना है, सो दैट जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो हो वो अच्छा हो। सिमिलरली अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, तो स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर के पीछे समरी दिया है उस चैप्टर का। तो मेक श्योर कि उन चैप्टर्स को आप बार बार रिवाइज कर ले बिफोर एग्जाम डे। और स्पेक्ट्रम बुक खत्म होने के बाद लास्ट के 20-25 पन्नों में किस वॉयसराय ने, किस गवर्नर जनरल ने क्या काम किया है, किस पर्सन ने कौन सी किताब लिखी है, कौन सा पर्सन किस सोशल मूवमेंट से जुड़ा रहा है, उसको आप जरूर 2-3 बार रिवाइज कर लें। यह काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन एरियाज विथ हाई ROI। अब ROI क्या है? फॉर मी ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जितना टाइम, मनी, रिसोर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं प्रिपरेशन में जिसमें आप कम टाइम लगा के भी हाई रिटर्न ले सकते हैं। वन सच एरियाज ऑफ हाई ROI आर मैपिंग। तो मैपिंग में क्या होता है ना कि आपके वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप दोनों से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि ये जो भी डेज बचे हैं उसमें आप अपना मैप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिसको आपको जरूर करना है इन फ्यू डेज में। नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, रामसार साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ये कुछ टॉपिक्स हैं मैपिंग में इंडिया के ऊपर जिसको आपको जरूर करना है इन कुछ डेज में, क्योंकि इससे क्या है, हर साल 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और यूपीएससी में 1-2 क्वेश्चन और आंसर का वैल्यू हर कोई समझता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया। एंड देन कुछ अदर टॉपिक्स हैं इंडिया में जिसको आपको जरूर करना है। आई विल जस्ट मेंशन कि मैपिंग में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बता दिया, नेशनल पार्क्स, ETC। दूसरा आपको रिवर्स, कौन से रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां एंड होती है, कौन से रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है, इसको जरूर आप देखें। तीसरा इज हिल एंड माउंटेन रेंजेस। तो इसको आप जरूर देख लें, कौन से स्टेट में कौन सा हिल है, कौन सा माउंटेन है। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफी हाई है। एंड द लास्ट वुड बी आइलैंड्स। आइलैंड्स के साथ साथ आप अगर एक और कर लें, ग्लेशियर्स, क्योंकि इंडिया में पता है आपको लद्दाख में जाएंगे तो ग्लेशियर जरूर मिलेंगी, आप जम्मू कश्मीर में भी ग्लेशियर मिलेंगी, आपको हिमाचल में भी ग्लेशियर्स मिलेंगे। तो कौन से ग्लेशियर्स कहाँ हैं, कौन से आइलैंड कहाँ है, कौन से हिल रेंजेस, और इन सभी चीज़ों में एक चीज़ आपके माइंड में रखना बहुत जरूरी है, आप उसका डायरेक्शन माइंड में रखें। कभी कभी यूपीएससी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ गैलेक्सीज के नाम, सॉरी, ग्लेशियर्स के नाम दे देगी, आइलैंड्स के, हिल रेंजेस के, रिवर्स के नाम दे देगी, नेशनल पार्क्स के नाम दे देगी, रामसर साइट्स के नाम दे देगी। एंड देन दे विल आस्क यू कि इसे आप नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। तो इसको आप लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करें। तो मैपिंग में ये जरूरी है। अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं
तो वर्ल्ड मैप में आपको इस कम टाइम में उन्हीं एरियाज पे फोकस करना है जो न्यूज में थे। फॉर एग्जाम्पल आप मिडिल ईस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें। कभी कभी यूपीएससी कौन से सिटी किस कंट्री में है ये पूछती है। आप अफ्रीका को अच्छे से प्रिपेयर करें। आप आइलैंड नेशंस इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी के बारे में पता हो, बट एक ब्रॉड आइडिया दिमाग में रखना जरूरी है इन सब चीजों के बारे में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन यूज इंटेलिजेंट गेस टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट मैपिंग। अगला आता है मिडिवल हिस्ट्री। मैंने मिडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स में बात करी है कि उसे आप एग्जाम ड्रेस जरूर रिवाइज करें, की वर्ड्स पर ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल इस साल प्रीलिम्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन प्रीलिम्स पेपर में क्वेश्चन आया था, पोस्ट हर्षा एज में व्हाट वाज हुंडी। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हुंडी क्या है। एक बार और एक क्वेश्चन आया था कि बंजाराज किसे कहते हैं। तो दीज कीवर्ड्स आपको मिडिवल हिस्ट्री में इन कीवर्ड्स को ढूंढना है ताकि आप मिडिवल हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आए यू विल बी इजीली एबल टू रिकॉल। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के बारे में, साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे है, with years the importance of science and technology is increasing। तो इसको आप इग्नोर कर रहे हैं, that will be a mega mistake। अब सॉल्व कैसे करना है? पहला है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं वो यूज करके आपका साइंस एंड टेक का पेपर सॉल्व किया जा सकता है। अगर ऑप्शन में कैन यूज किया गया है, स्टेटमेंट में अगर कैन यूज किया गया है तो वो करेक्ट हो सकता है। द रीजन साइंस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, राइट। साइंस को आप लिमिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कैन में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के रेंज खुल जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट हो सकता है आपका सही हो। उसके बाद प्रीलिम्स के अभी आपके पास कुछ दिन बाकी हैं। व्हाट यू हैव टू डू, इसकी आप गूगल करें एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ 21st सेंचुरी। तो उसमें आपके पास एटलीस्ट 15 टेक्नोलॉजीज खुल जाएंगी। उन 15 टेक्नोलॉजीज पर आप कम से कम 10-10 मिनट रिसर्च करें, अलग अलग इंटरनेट के पेजेस पढ़ें, सो डैट अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, 5G, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निक्स यूज करें। पिछले एग्जाम्पल भी दिया है किस तरीके से आप टेक्निक यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिविजन ऑफ बुक। नाउ अब हम बात करते हैं रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे आप करंट अफेयर्स का रिवाइज करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कंपाइलेशन ऑफ नोट्स ऑफ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अब क्या होता है कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले साल भर के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन देती है, आपको पानी में घोल के पी जाना है उसको टू बी। तो अगला है मॉक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। अब आपने लगभग, अब तक तो आपने मॉक टेस्ट जरूर दिए होंगे 50-60 कम से कम, तो उन मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में जो भी करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसको जरूर मेमोराइज कर ले। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी स्मार्टली। अगर आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं तो उससे कैसे स्मार्टली रिवाइज करें, कुछ चीज़ों का ध्यान दें। हमेशा करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड पढ़ें। अगर गवर्नर से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है, गो इन द बैकग्राउंड, लक्ष्मीकांत में जाए, खोजे गवर्नर कहाँ पे है, देन स्टडी दैट। और उसके बाद अगेन करंट अफेयर्स में भी वही फॉर्मूला अपनाना है कि एरियाज विथ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाइक इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब क्या होता है कि आज के टाइम में कई सारे नई नेशनल पार्क्स क्रिएट हो रहे हैं, कई सारे रामसर साइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो वो करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट का पार्ट है जो कि हाई रिटर्न देगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में जब से कोविड आया है गवर्नमेंट नए नए इनिशिएटिव ले रही है इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, सो डैट जो हमारा इकोनॉमी है वो बाउंस बैक करे। तो इकोनॉमिक्स के उन सेक्शंस को जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है उनको जरूर करना है, और करंट अफेयर्स के बजाय गोइंग बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, अगर इस पे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं तो गोइंग टू द बैकग्राउंड कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग का क्या सीन है, उसके मतलब कि कितने % फूड इंडिया में प्रोसेस्ड होते हैं, कौन कौन से स्टेट जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने में हाई रैंक पे है। सो दिस इज व्हाट इज बैकग्राउंड। करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड में जाए, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले सब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड में जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स।